अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी बायोलॉजी सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम के पहले लेक्चर में इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इकोसिस्टम पढ़ेंगे और लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। तो ये टर्म इकोलॉजी जो है ये दो ग्रीक वर्ड्स ओइकोस और लॉजी से मिलकर बनी है। इकोलॉजी की टर्म जो है ये दो यूनानी अल्फाज ओइकोस और लॉजी से मिलकर बनी है। ओइकोस का मतलब है फैमिली हाउस होल्ड यानी ख़ानदान घर बार। इसके अंदर घर के यानी कि ख़ानदान के ज़िंदा अफराद भी आएंगे और घर बार यानी घर की बेजान चीज़ें, इमारत और कमरे और दीवारें, वो घर बार दोनों चीज़ें आ जाएंगी, यानी ज़िंदा चीज़ें भी और गैर जानदार चीज़ें भी। तो जानदार और गैर जानदार चीज़ें यानी कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं ये मिलकर इन्वायरमेंट ही बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ओइकोस का मतलब फैमिली हाउस होल्ड का मतलब जो है वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स पर मुश्तमिल इन्वायरमेंट ही है। और लॉजी का मतलब है मीनिंग द स्टडी ऑफ यानी का मुतालिया। यानी ओइकोस और लॉजी का इस तरह डायरेक्टली मतलब जो है वो फैमिली हाउस होल्ड का मुतालिया बनता है, यानी कि ख़ानदान घर बार यानी कि इन्वायरमेंट का मुतालिया ही बनता है। तो द टर्म इकोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। टर्म इकोलॉजी जो है ये यूनानी अल्फाज से बनती है, ओइकोस और लॉजी। ओइकोस का मतलब है द फैमिली हाउस होल्ड ख़ानदान घर बार, और लॉजी का मतलब है मीनिंग द स्टडी ऑफ का मुतालिया। ओइकोस लॉजी फैमिली हाउस होल्ड का मुतालिया यानी ज़िंदा चीज़ों और गैर जानदार चीज़ों का मुतालिया यानी कि इन्वायरमेंट का मुतालिया ही बनता है। तो ये टर्म जो है ये असल में जर्मन ज़ूलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकल ने 1886 में ईजाद की थी। द टर्म ओरिजिनली वाज कॉइन्ड बाय द जर्मन ज़ूलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकल इन 1886। ही कॉल्ड इट इकोलॉजिक, उसने इसको इकोलॉजिक कहा था। एंड डिफाइंड इट एज, और इसकी तारीफ इस तरह से की थी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स टू देयर इन्वायरमेंट, यानी एनिमल्स का अपने माहौल के साथ रिलेशनशिप का मुतालिया। तो यहाँ से एनिमल्स की बात की उसने, ज़ाहिर बात है कि वो एक ज़ूलॉजिस्ट था, माहिर हैवानात था। तो इसलिए उसने जो है वो इकोलॉजी या इकोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से की, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स टू देयर इन्वायरमेंट, यानी जानवरों का अपने माहौल के साथ ताल्लुक़ का मुतालिया। बाद में इसी डेफिनेशन को एनिमल्स से आगे प्लांट्स और दीगर तमाम जानदारों तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया। इसलिए अब जो है वो हम इकोलॉजी को द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स टू देयर इन्वायरमेंट नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू देयर इन्वायरमेंट, यानी हर किस्म के जानदारों का अपने माहौल के साथ ताल्लुक़ का मुतालिया जो है वो इकोलॉजी कहलाता है आज, जिसको पहले इकोलॉजिक कहा गया था। उसके बाद ये बात पता होनी चाहिए कि इन्वायरमेंट बनता ही आसपास की जानदार और बेजान चीज़ों से है। तो इसलिए वो बता रहा है कि इन्वायरमेंट इंक्लूड्स नॉट ओनली दी एबायोटिक फैक्टर्स, इन्वायरमेंट इंक्लूड्स नॉट ओनली दी फिजिकल कंडीशंस बट आल्सो दी बायोलॉजिकल कंडीशंस। तो किसी भी जानदार का जो माहौल है वो ना सिर्फ फिजिकल कंडीशंस पर मुश्तमिल होता है बल्कि बायोलॉजिकल कंडीशंस पर भी मुश्तमिल होता है। तो फिजिकल कंडीशंस एक्चुअली एबायोटिक फैक्टर्स को कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को कहते हैं, और बायोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं वो बायोटिक फैक्टर्स यानी लिविंग थिंग्स को कहते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर्स, नॉन लिविंग थिंग्स, फिजिकल कंडीशंस और ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट ये अल्टरनेटिव हैं एक दूसरे के। तो इन सब से मुराद जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, एबायोटिक फैक्टर्स हैं। और बायोटिक फैक्टर्स, लिविंग थिंग्स, बायोलॉजिकल कंडीशंस, इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, ये चारों जो हैं वो टर्म्स एक दूसरे की अल्टरनेट हैं। ठीक है। तो मेन मतलब कहने का ये है कि कोई भी इन्वायरमेंट जो होता है उसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी शामिल होती हैं और लिविंग थिंग्स भी शामिल होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स को अमूमन जो है वो एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं और लिविंग थिंग्स को बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। तो कहता है कि इन्वायरमेंट जो है ना सिर्फ फिजिकल कंडीशंस पर बल्कि बायोलॉजिकल कंडीशंस पर भी मुश्तमिल होता है जिनमें एक जानदार रहता है, अंडर विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स।
अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि इकोलॉजी जो है ये क्या है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू देयर इन्वायरमेंट। कि इकोलॉजी जो है वो जानदारों का अपने माहौल के साथ ताल्लुक का मुतालिया है, रिलेशनशिप का मुतालिया है। तो इसलिए वो आगे हमें बता रहा है कि रिलेशनशिप में क्या चीज़ें शामिल हैं। रिलेशनशिप इंक्लूड्स इंटरेक्शंस विद, यानी एक जानदार का जो रिलेशनशिप है अपने माहौल के साथ, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इसमें उसका अपनी फिजिकल वर्ल्ड यानी एबायोटिक फैक्टर्स यानी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, और अदर स्पीशीज़ के मेंबर्स के साथ, और सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन जो है वो शामिल है। यानी किसी भी जानदार का अपनी फिजिकल वर्ल्ड, अदर स्पीशीज़ के मेंबर्स के साथ और सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स के साथ जो इंटरेक्शन है वो उसका अपने माहौल के साथ रिलेशनशिप कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स में गैर जानदार चीज़ें शामिल हैं एक इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट्स में वाटर, सॉइल एनर्जी, टेम्परेचर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं। जबकि बायोटिक फैक्टर्स के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और डीकम्पोजर्स हैं यानी लिविंग थिंग्स जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इकोसिस्टम, जिसको माहौलियाती निज़ाम कहते हैं। तो द मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज़ द इकोसिस्टम। इकोलॉजी की सबसे बड़ी इकाई जो है वो इकोसिस्टम है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर हमने पढ़ा था लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से शुरू हो रही थी, वो सब एटॉमिक और एटॉमिक पार्टिकल से शुरू हो रही थी। सब एटॉमिक और एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर लेवल बना रहे थे, मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर ऑर्गेनेल्स लेवल बना रहे थे, ऑर्गेनेल्स मिलकर आपस में सेल्स बना रहे थे, सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बना रही थी, टिश्यूज़ जो हैं वो आपस में मिलकर फिर ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे थे, और ऑर्गन सिस्टम्स के मिलने से पूरा एक इंडिविजुअल बनता था। तो वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल थे जो सब एटॉमिक और एटॉमिक पार्टिकल या सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ बायोस्फीयर तक वो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन गए थे। लेकिन जैसे ही ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलकर एक इंडिविजुअल बना देते हैं पूरा, तो वहाँ से जो है वो इकोसिस्टम या इकोलॉजी हमारी जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, इकोलॉजी की पहली इकाई, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज़ द इंडिविजुअल। उससे बड़ा यूनिट पॉपुलेशन, उससे बड़ा यूनिट जो है वो कम्युनिटी, उससे बड़ा यूनिट जो है वो इकोसिस्टम, और उससे बड़ा यूनिट पूरे प्लैनेट का प्लानिटरी इकोसिस्टम होगा। तो इसलिए वो हमें यहाँ पर ये सबसे छोटा यूनिट हो गया, तो उस सबसे बड़ा वो कह रहा है द मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज़ द इकोसिस्टम। ठीक है ना, इकोलॉजी का जो मेजर यूनिट है वो इकोसिस्टम है। इकोलॉजी का मेजर यूनिट जो है वो इकोसिस्टम है। उससे छोटा यूनिट कम्युनिटी, उससे छोटा पॉपुलेशन, और उससे सबसे छोटा बेसिक यूनिट जो है वो इकोलॉजी का वो इंडिविजुअल है। तो ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट विद इन द कन्फाइंस ऑफ द इकोसिस्टम। ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने इकोसिस्टम की कन्फाइंस यानी हुदूद के अंदर रहते हुए अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जितने भी जानदार हैं वो अपने इकोसिस्टम की हुदूद के अंदर रहकर ही अपने इन्वायरमेंट से तामुल यानी इंटरेक्ट कर सकते हैं। उनकी हुदूद से बाहर आकर वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते अपने माहौल से। मिसाल के तौर पर एक फ़िश है तो उसका इकोसिस्टम जो है वो वाटर है, तो वो पानी से बाहर आकर जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर सकती, ज़िंदा नहीं रह सकती। उसको अपने इकोसिस्टम यानी वाटर इकोसिस्टम के अंदर रहते हुए ही अपने माहौल के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो इकोसिस्टम का जो लफ्ज़ है ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक पार्ट इसका इको पार्ट है और दूसरा सिस्टम पार्ट। इको पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। इको पार्ट जो है वो इन्वायरमेंट से मुतालिक है। इको का मतलब है इन्वायरमेंट, और सिस्टम पार्ट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड पार्ट्स दैट फंक्शन एज अ यूनिट, यानी एक जैसी आपस में मुंसलिक चीज़ों का ऐसा मजमुआ जो एक यूनिट के तौर पर काम करता है, तो फिर वो एक पूरा सिस्टम बनाता है। जिस तरह हमारे माहौल के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं और वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी हमारे माहौल में, हमारे इन्वायरमेंट में एबायोटिक फैक्टर्स भी हैं और बायोटिक फैक्टर्स भी हैं।
बायोटिक फैक्टर्स के अंदर जो है वो सारी जिंदा चीज़ें आ जाएंगी, अदर स्पीशीज़ के मेंबर्स आ जाएंगे, सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, वो सारे के सारे रिलेटेड पार्ट्स हैं। एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर जो है वो वाटर आ जाएगा, एयर आ जाएगी, सॉइल आ जाएगी। तो ये क्या है, ये सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं ये आपस में रिलेटेड पार्ट्स हैं। तो ये रिलेटेड पार्ट्स का ये मजमूआ जब एक यूनिट के तौर पर काम करता है तो फिर एक पूरा सिस्टम बनता है, माहौल का एक पूरा निज़ाम बनता है, जिसको फिर हम माहौलियाती निज़ाम कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इको का मतलब जो है वो माहौल या इन्वायरमेंट, और सिस्टम का मतलब जो है वो पूरा निज़ाम। ठीक है ना, एक आपस में मुंसलिक, आपस में मुतल्लिका हिस्सों का एक ऐसा मजमूआ जो एक इकाई के तौर पर काम करता है तो पूरा सिस्टम बनाता है। तो हमारे माहौल के आपस में रिलेटेड पार्ट्स का जो कलेक्शन है, जब वो एक सिस्टम के तौर पर काम करता है तो फिर वो इकोसिस्टम बनाता है, जिसको हम माहौलियाती निज़ाम कहते हैं। तो ये पहले भी ये बात डिस्कस हो चुकी है कि कोई भी इकोसिस्टम हो, इसके दो बेसिक इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स होते हैं, दो बुनियादी तामुलाती अज्जा होते हैं। यानी लिविंग थिंग्स होंगी और नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, जिनको हम बायोटिक फैक्टर्स या एबायोटिक फैक्टर्स भी कहेंगे। उनको हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स या फिजिकल फैक्टर्स भी कह सकते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ये बायोटिक कंपोनेंट्स इस तरह से भी हम बयान कर सकते हैं। और हमारे इर्द गिर्द जो ये फूड है, दूसरे पीपल हैं, अदर एनिमल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे माहौल के। जबकि वाटर है, टेम्परेचर है, एयर प्रेशर है, ग्रेविटी है, ठीक है, एयर है, लाइट है, ये सारे के सारे ए बायोटिक फैक्टर्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो ए बायोटिक फैक्टर्स आर एटमॉस्फेयर, हमारी फ़िज़ा, हमारा क्लाइमेट, आबो हवा, सॉयल, मिट्टी और पानी, ये सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं। अलगर्ज किसी भी जानदार का जो इन्वायरमेंट होता है, जो माहौल होता है, उसके दो बेसिक इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स होते हैं, दो बुनियादी तामुलाती अज्जा होते हैं, लिविंग फैक्टर्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट, the various kinds of the organisms that inhabit an ecosystem make up populations। मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज़म्स जो एक इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं वो पॉपुलेशंस बनाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज़म्स जो एक इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं वो पॉपुलेशंस बनाते हैं। तो पॉपुलेशन के बारे में तो हमने यही पढ़ा है कि वो सेम स्पीशीज़ से रिलेटेड होने चाहिए और आपस में वो इंटरब्रीड भी करें। लेकिन यहाँ तो वो कह रहा है जी द वेरियस काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, द वेरियस काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट इनहेबिट एन इकोसिस्टम। मुख्तलिफ किस्म के जानदार जो एक इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं, वो पॉपुलेशन नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि पॉपुलेशंस बनाते हैं। जाहिर बात है, एक ही किस्म के जानदार आपस में मिलकर रहेंगे तो पॉपुलेशन बनेगी, जबकि मुख्तलिफ किस्म के जानदार ऑर्गेनिजम्स आपस में एक ही इकोसिस्टम में जब रहेंगे तो वो अपनी अपनी पॉपुलेशंस बनाएंगे। उसके बाद पॉपुलेशन क्या चीज़ है, तो ये फर्स्ट ईयर में भी हम इसको देख चुके हैं कि पॉपुलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन जो है ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है। पहली निशानी ये है, पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कैसे इंडिविजुअल्स, दैट कैन इंटरब्रीड, जो आपस में जिनसी तौलीद भी कर सकते हैं, ये दूसरी निशानी है। पॉपुलेशन की पहली निशानी ये है कि ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, और दूसरी निशानी है वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। तीसरी निशानी है वो बिलोंग टू सेम स्पीशीज़, वो सेम स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं सारे जानदार, ठीक है। और चौथी निशानी ये है कि वो एक ही जगह पर रहते हैं, और पांचवी एक ही वक्त में एक ही जगह पर रहते हैं। ये पॉपुलेशंस की नियर अबाउट 5 निशानियां हैं। तो पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। पॉपुलेशन जो है वो आपस में जिनसी तौलीद करने वाले इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप है जिनका ताल्लुक सेम स्पीशीज़ से होता है और अकरिंग टुगेदर इन सेम स्पेस एट द सेम टाइम, और वो इंडिविजुअल जो हैं वो एक ही जगह पर एक ही वक्त में मौजूद होते हैं। Populations of the plants and animals in the ecosystem do not function independently of each other।
तो एक इकोसिस्टम के अंदर मौजूद प्लांट्स और एनिमल्स की पॉपुलेशंस जो हैं वो एक दूसरे से आज़ादाना फंक्शन नहीं करती, एक दूसरे से आज़ादाना नहीं रहती, ना ही काम करती हैं, ना ही आज़ादाना ज़िंदा रह सकती हैं इंडिपेंडेंटली। एक दूसरे के ऊपर उनको डिपेंड करना पड़ता है। दे आर इंटर कनेक्टेड टू वन अनदर। हर पॉपुलेशन दूसरी कई पॉपुलेशंस के साथ, हर एक पॉपुलेशन दूसरी कई पॉपुलेशंस के साथ जो है वो इंटर कनेक्टेड होती है, कोई ना कोई ताल्लुक दूसरी पॉपुलेशंस के साथ उनका ज़रूर होता है। मिसाल के तौर पर अच्छा यहाँ देख लें, ये पॉपुलेशन है, यहाँ अगर हम देखें कि इस जगह पर पॉपुलेशन कौन सी है, एक ही किस्म के जानदार हैं, एक ही वक्त में एक ही जगह पर यहाँ पर मौजूद हैं और वो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस एरिए में ये जो हर्ड ऑफ प्रोंग हॉर्न एंटीलोप यानी दो शाखा बारहसिंगे का जो हर्ड है, रेवर्ड कह लें, इनके अंदर यहाँ पर जो है वो कितनी पॉपुलेशन है इनकी, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन की जो तादाद है वो 7 है। तो हम बात कर रहे थे कि ये पॉपुलेशन जो हैं वो एक दूसरे से आज़ादाना नहीं रह सकती। क्या होता है जी इनके दरमियान? सम पॉपुलेशंस compete with the other populations for resources such as food, water और space। कुछ पॉपुलेशंस जो हैं ये दूसरी पॉपुलेशंस के साथ वसाइल के लिए, रिसोर्सेज के लिए, जैसा कि फूड, वाटर और स्पेस के लिए दूसरी पॉपुलेशंस के साथ वो compete करती हैं। तो इस इंटरेक्शन को हम कंपटीशन कहते हैं। जब रिसोर्स एक ही हो, खुराक पॉपुलेशंस ज़्यादा हों, 2 या 2 से ज़्यादा हों और रिसोर्स एक ही हो, तो उनके दरमियान जो है वो कंपटीशन शुरू हो जाता है। मसलन ये रैबिट जो है, डॉग भी इसको खाता है, ओल भी इसको खाता है, फॉक्स भी इसको खाती है। तो इस सूरत में इन तीनों पॉपुलेशंस के दरमियान जो है वो रैबिट को यानी फूड के रिसोर्स पर एक दूसरे के साथ ये इनका कंपटीशन शुरू हो जाएगा, ये compete करना शुरू कर देंगे। तो कहता है इन सम केसेस वन पॉपुलेशन इज द फूड रिसोर्स फॉर एन अदर। तो बाद सूरतों में एक पॉपुलेशन जो है, ठीक है ना, वन पॉपुलेशन इज फूड रिसोर्स, एक पॉपुलेशन जो है ये दूसरी पॉपुलेशन के लिए खुराक का जरिया होती है। मसलन रैबिट्स की पॉपुलेशन, ठीक है ना, इन तीनों पॉपुलेशंस के लिए फूड का रिसोर्स है। माउस की पॉपुलेशन ओल के लिए फूड का रिसोर्स है, बीटल फॉक्स के लिए भी और ओल के लिए भी फूड का रिसोर्स है। ठीक है, तो टू पॉपुलेशंस में म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर। तो बाज़-औक़ात क्या होता है कि ना ही उनमें कंपटीशन होता है, compete करती हैं पॉपुलेशंस आपस में, और ना ही वो प्रीडेशन यानी एक पॉपुलेशन जो है वो दूसरे को खुराक के तौर पर खाती है। ये दोनों इंटरेक्शन नहीं होते, बल्कि क्या होता है कि टू पॉपुलेशंस में म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर, दोनों को खाएंगे नहीं, compete भी नहीं करेंगे, वो आपस में एक ऐसा रिलेशन कायम करेंगे कि दो पॉपुलेशन जो हैं वो एक दूसरे को बाहमी फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। टू पॉपुलेशंस में म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर, दोनों पॉपुलेशन जो हैं वो बाहमी एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। जैसे माइकोराइजा है, ठीक है जी, फंजाई का प्लांट्स के साथ रिलेशन, माइकोराइजा आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, और लाइकन्स हैं, फंजाई और एल्जी आपस में मिलकर एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाती हैं, तो वो म्यूचुअलिज्म की मिसालें हैं। तो वो पॉपुलेशन हमने पढ़ लिया, और उसके बाद आ जाती है हमारे पास कम्युनिटी। तो आपको पता है एक ही किस्म के जब जानदार इकट्ठे मिलकर रहते हैं, एक ही किस्म के जानदार, तो वो पॉपुलेशन बनती है। जब एक से ज़्यादा किस्म के जानदार आपस में इकट्ठे मिलकर रहना शुरू करते हैं तो वो पॉपुलेशन फिर अकेली पॉपुलेशन नहीं रहती, फिर वो ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती हैं, फिर उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशंस, दो से ज़्यादा किस्म के जानदारों की पॉपुलेशंस आपस में इकट्ठी रहना शुरू कर देती हैं, तो फिर उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। तो ऑल पॉपुलेशंस विद इन एन इकोसिस्टम आर नोन एज कम्युनिटी। एक इकोसिस्टम के अंदर जो तमाम पॉपुलेशंस हैं उनको हम कम्युनिटी कहते हैं। और वो पॉपुलेशन जो हैं जो इकट्ठी रह रही हैं कम्युनिटी बनाकर, आर इन वन और एन अदर मैनर इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर। तो वो एक या किसी दूसरे तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं वो सारी पॉपुलेशन। ठीक है,
इंटरकनेक्टेड कैसे होती हैं, किसी की खुराक बनेंगी, किसी को खुराक बनाएंगी, किसी के साथ compete करेंगी, या फिर म्यूचुअली जो है वो एक दूसरे को बेनिफिट करेंगी, फ़ायदा पहुंचाएंगी। तो इस तरह वो एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरकनेक्टेड होती हैं, सारी की सारी पॉपुलेशंस जो एक कम्युनिटी के अंदर रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम। तो ये आपको पहले ही बताया कि इकोसिस्टम का सबसे बेसिक जो लेवल है वो इंडिविजुअल है, उससे बड़ा पॉपुलेशन है, उससे बड़ा जो है वो कम्युनिटी है, फिर उसके बाद हमारे पास इकोसिस्टम आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंडिविजुअल लेवल देखेंगे, उसके बाद पॉपुलेशन देखेंगे, और पॉपुलेशन के बाद जो है वो फिर नेक्स्ट हम कम्युनिटी देखेंगे। ठीक है, तो ये लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम हैं। तो यहाँ पर जब हम लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम के अंदर पॉपुलेशन को दोबारा स्टडी कर रहे हैं और फिर कम्युनिटी के बारे में भी इजाफी अलहदा से नोट दे दिए गए हैं, तो ऐसा भी मुमकिन था कि पहले जो पॉपुलेशन और फिर इकोसिस्टम के बारे में जो डिस्कशन हुई है, ये सारी डिस्कशन लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम स्टार्ट करके इस पॉपुलेशन के अंडर वो मटेरियल भी दिया जा सकता था उस पॉपुलेशन का, और पीछे पड़ी हुई जो कम्युनिटी का मटेरियल है वो भी इस टॉपिक के साथ ही उसको ऐड किया जाना चाहिए था। वो डबलिंग हो गई। आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। तो चूँकि बुक के अंदर अलग अलग था, इसलिए मैंने भी अलग अलग ही इसको डिस्कस किया है उसी तरतीब के साथ। तो लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम, द इकोसिस्टम हैज़ मैनी लेवल्स। इकोसिस्टम कई लेवल रखता है। पहला इंडिविजुअल लेवल है। ऑन आवर लेवल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड मैन। हमारे लेवल पर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिसमें इंसान भी शामिल है, ये हर ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल लेवल पर वो क्या करता है, दोनों काम करता है। रेस्पॉन्ड टू एंड इन्फ्लुएंस द फिजिकल इन्वायरमेंट। इंडिविजुअल लेवल पर, हमारे लेवल पर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिसमें मैन भी शामिल है, वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, एबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ, एबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ जो है वो रद्द-ए-अमल भी देता है। यानी अपने फिजिकल इन्वायरमेंट पर वो रद्द-ए-अमल भी देता है, रिस्पॉन्ड भी करता है, एंड इन्फ्लुएंस, और इस पर असरअंदाज भी होता है। यानी गर्मी सर्दी जैसे आती जाती है तो हर जानदार गर्मी सर्दी के लिहाज से रद्द-ए-अमल देता है, और अपने फिजिकल इन्वायरमेंट पर वो इन्फ्लुएंस भी करता है, असरअंदाज भी होता है। माहौल पर असरअंदाज होने की सबसे बड़ी मिसाल जो है वो हज़रत इंसान की अपनी है, कि अपने माहौल को किस तरह से इन्होंने जो है वो तब्दील किया। डिफोरेस्टेशन की, ग्लोबल वार्मिंग हुई, पोल्यूशन फैलाई, तो ये अपने फिजिकल इन्वायरमेंट पर इन्फ्लुएंस होने की सबसे बड़ी मिसाल है। ये इंडिविजुअल लेवल था जी, कि इंडिविजुअल लेवल पर एक जानदार जो है वो अपने माहौल पर रद्द-ए-अमल भी देता है, माहौल में आने वाली तब्दीलियों पर, और अपने फिजिकल इन्वायरमेंट पर असरअंदाज भी होता है। उसके बाद ये इंडिविजुअल्स आपस में एक ही स्पीशीज़ के अफराद जब इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं तो पॉपुलेशन बनती है। एट नेक्स्ट लेवल इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज फॉर्म पॉपुलेशन। अगले लेवल पर सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन बनाते हैं, और उस पॉपुलेशन को दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ, और इस पॉपुलेशन को, किसी भी पॉपुलेशन को हम दर्ज झैल इस्तिलाहात की सूरत में बयान कर सकते हैं। कैसे? एक पॉपुलेशन को हम नंबर के लिहाज से बयान कर सकते हैं कि हमारे शहर के अंदर ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन, आबादी जो है वो इतनी है, पाकिस्तान के अंदर इंसानी की आबादी जो है वो इतनी है। और किसी भी पॉपुलेशन को हम ग्रोथ रेट के लिहाज से भी बयान कर सकते हैं कि कौन से जानदारों की जो पॉपुलेशन है वो कितनी तेज़ी से बढ़ती है, उनकी शरह नमू क्या है, ग्रोथ रेट क्या है उनका। मसलन इंसानी आबादी जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है, जिसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कहते हैं, कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन होने का अंदेशा है, कि जितनी तेज़ी से इंसानी आबादी बढ़ रही है उतनी तेज़ी से वसाइल और ख़ुराक वगैरह जो है उनमें इजाफ़ा नहीं हो रहा। तो अल्टीमेटली जो है वो फाका कशी होगी और पॉपुलेशन एक्सप्लोशन होगा, पॉपुलेशन की तबाही होगी।
और पॉपुलेशन को हम किन किन टर्म्स में बयान कर सकते हैं? इसको एक तो तादाद की सूरत में उसको बयान कर सकते हैं, दूसरा उसका ग्रोथ रेट की सूरत में पॉपुलेशन को हम जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। तीसरा, पॉपुलेशन के अंदर जो है हम एज डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, उम्र की तकसीम करके भी हम किसी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद क्या है कि किस मुल्क के अफराद, किस मुल्क के की ह्यूमन पॉपुलेशन, मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं कि उनके अंदर जो है वो 1 से 10 साल की उम्र के लोग कितने हैं, 10 से 20 साल की उम्र के लोग कितने हैं, 50 से 60 साल की उम्र के लोग कितने हैं, यानी बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं और बूढ़े कितने हैं। ये एज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है विद इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो एक ही स्पीशीज के अफराद जब आपस में इकट्ठे मिलकर रहते हैं तो पॉपुलेशन कहलाती है। तो उस पॉपुलेशन को हम नंबर्स की बुनियाद पर, ग्रोथ रेट की बुनियाद पर और एज डिस्ट्रीब्यूशन की बुनियाद पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद है जी कम्युनिटी। तो फर्दर इंडिविजुअल्स ऑफ दीज पॉपुलेशंस इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड विद द इंडिविजुअल्स ऑफ द अदर स्पीशीज टू फॉर्म अ कम्युनिटी। तो ये आपको पहले ही बताया था, इंडिविजुअल्स आपस में इकट्ठे मिलकर रहना शुरू कर दें एक ही स्पीशीज़ के तो वो पॉपुलेशन कहलाती है। जब एक जानदारों की पॉपुलेशन दूसरी किस्म के जानदारों की पॉपुलेशन के साथ इकट्ठे मिलकर रहना शुरू हो जाएं, यानी दो पॉपुलेशन, दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन इकट्ठी मिलकर रहना शुरू कर दें, तो फिर उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। इसलिए वो कह रहा है फर्दर इंडिविजुअल्स ऑफ दीज पॉपुलेशंस इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स। ठीक है ना, इन पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल जो है वो आपस में अमंग देमसेल्व्स भी इंटरेक्ट करते हैं एंड विद द इंडिविजुअल्स ऑफ द अदर स्पीशीज, और दूसरी स्पीशीज जैसा कि यहाँ पे बर्ड्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। तो जब एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स अपने इंडिविजुअल्स के साथ साथ दूसरी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के साथ भी इंटरेक्ट करना शुरू कर दें तो उस सूरत में फिर जो है वो कम्युनिटी वजूद में आती है। तो बुक के अंदर कम्युनिटी के बाद जो है वो फ़ौरन बायोम का जिक्र कर दिया गया है, जबकि कम्युनिटी के बाद जो है वो इकोसिस्टम का जिक्र होना ज़रूरी था। ठीक है जी, यानी यहाँ तक क्या हुआ, इंडिविजुअल्स ने इकट्ठे मिलकर रहना शुरू किया तो पॉपुलेशन बनी, तो एक से ज़्यादा किस्म के जानदारों के पॉपुलेशंस ने आपस में इकट्ठा मिलकर रहना शुरू किया और आपस में इंटरेक्ट करना शुरू किया तो कम्युनिटी बन गई। अभी तक जानदारों का जानदारों के साथ ताल्लुक़ है, पॉपुलेशन में एक ही स्पीशीज़ के जानदारों का आपस में रिलेशन है, और कम्युनिटी लेवल पर दो मुख्तलिफ किस्म के जानदारों की पॉपुलेशंस का आपस में इंटरेक्शन शामिल हुआ है। यानी यहाँ तक अभी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, जानदार का जानदार के साथ रिलेशन की बात हमने अभी तक की है। ठीक है ना, यानी कि बायोटिक फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, अभी ए बायोटिक फैक्टर्स के इंटरेक्शन की बात नहीं आई है। तो इसलिए अगले लेवल पर जब बायोटिक फैक्टर्स, जब पॉपुलेशंस अपने आसपास मौजूद ए बायोटिक फैक्टर्स जैसा कि वाटर, सॉइल, एटमॉस्फेयर, उनके साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगी तो फिर यही कम्युनिटी जो है ये इकोसिस्टम कहलाना शुरू कर देगी। यानी जब भी एक कम्युनिटी के जो लिविंग थिंग्स हैं, एक कम्युनिटी की जो पॉपुलेशंस हैं, बायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो अपने आसपास मौजूद नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, ए बायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन करना शुरू कर देंगे तो उस वक्त ये इकोसिस्टम वजूद में आ जाएगा। when community starts interacting with abiotic factors, जब ये कम्युनिटी जो है ये अपने एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देती है तो इकोसिस्टम वजूद में आता है। उसके बाद बायोम्स की बात आ जाती है। अब इकोसिस्टम जो है वो छोटे से छोटा भी हो सकता है, पानी का एक कतरा भी इकोसिस्टम हो सकता है, एक इकोसिस्टम हो सकता है, यानी उसके अंदर जो है वो बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं। एक पानी के कतरे के अंदर मौजूद अमीबा और दूसरे यूनिसेलुलर जानदार जो हैं ये आपस में मिलकर अपने आसपास मौजूद पानी से इंटरेक्ट करेंगे,
पानी में मौजूद हलशुदा ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, हवा के साथ, और लाइट से इंटरेक्ट करेंगे, वहाँ भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स इकट्ठे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो पानी का एक कतरा भी एक इकोसिस्टम है, जबकि पूरी दुनिया के ऊपर फैला हुआ जानदारों और बेजान चीज़ों का जो आपस में इंटरेक्शन का पूरा निज़ाम है वो भी एक बड़ा इकोसिस्टम है। एक खेत भी एक इकोसिस्टम हो सकता है, एक शहर भी एक इकोसिस्टम हो सकता है, एक पूरा कॉन्टिनेंट जो है बर्रे आज़म वो भी एक इकोसिस्टम पूरा हो सकता है। उसमें भी जानदार और बेजानदार चीज़ें मौजूद हैं और आपस में वो इंटरेक्ट कर रही हैं। तो सारे के सारे इकोसिस्टम तो हैं, लेकिन क्या होगा कि जब इकोसिस्टम क्या होगा, इकोसिस्टम जो है ये ब्रॉड जियोग्राफिकल रीजन को ऑक्युपाई करेगा, तो उस बड़े इकोसिस्टम को हम बायोम कहना शुरू कर देंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ आप देख सकते हैं ये इक्वेटर है, और इक्वेटर पर जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये पूरे साउथ अमेरिका में फैला हुआ है, तो ये एक बायोम कहला सकता है। ठीक है जी, तो ये दूसरे कॉन्टिनेंट पर फैला हुआ जो है ये एक बायोम है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, और ये भी इक्वेटर पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का बायोम है, लेकिन ये स्मॉल बायोम कहलाएंगे अपनी नोयत में। ये स्मॉल बायोम है, एक कॉन्टिनेंट पर फैला हुआ है, एक कॉन्टिनेंट पर। ये दूसरा स्मॉल बायोम है, ये तीसरा स्मॉल बायोम है। और पूरे इक्वेटर पर पूरे ग्लोबली जब हम इन सब को इकट्ठा स्टडी करेंगे, इकट्ठा देखेंगे, तो फिर ये जो है वो मेजर बायोम बनेगा। मेजर बायोम, ओरिजिनल बड़ा ग्लोबल लेवल पर बड़ा बायोम वजूद में आएगा। तो इक्वेटर के साथ साथ ये सारे जो आपको स्मॉल बायोम्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे स्मॉल बायोम्स आपस में मिलकर फिर मेजर बायोम बनाएंगे। तो इसलिए वो कह रहा है, ये येलो कलर के अंदर भी आप देख रहे हैं ये डेजर्ट बायोम है, स्मॉल बायोम, स्मॉल बायोम, और ये सारे फिर आपस में मिलकर जो हैं ये मेजर बायोम बनाएंगे। पूरे डेजर्ट का बायोम मेजर बायोम, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का बायोम, इस तरह दूसरे टैगा वगैरह और दूसरे आ जाते हैं। तो इसलिए बायोम्स के बारे में वो क्या कह रहा है कि मेजर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम्स की वो बड़ी अकसाम, दोज दैट ऑक्युपाई ब्रॉड जियोग्राफिकल रीजन्स, वो जो वसी जोग्राफियाई खितों को घेरे हुए होती हैं, इकोसिस्टम्स की वो किस्में जो हैं बायोम्स कहलाती हैं, उनको हम बायोम्स कहते हैं। ईच बायोम कंसिस्ट्स ऑफ अ कम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोम्स की दो तीन जो निशानियां हैं, उनमें से पहली निशानी क्या है, ईच बायोम कंसिस्ट्स ऑफ अ कम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हर बायोम जो है ये प्लांट्स और एनिमल्स के कम्बिनेशन पर मुश्तमिल होगा। दूसरी निशानी, ये प्लांट्स और एनिमल्स किस कंडीशन में होंगे, इन द फुली डेवलप्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी। प्लांट्स भी एक बायोम के अंदर, प्लांट्स भी अपनी मुकम्मल तरक्की याफ्ता डेवलप्ड कम्युनिटी की सूरत में मौजूद होंगे, और कोई भी फुली डेवलप्ड कम्युनिटी चाहे वो प्लांट्स की हो या एनिमल्स की हो, ठीक है ना, उसको हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, तो हर बायोम के अंदर चाहे वो प्लांट्स और चाहे वो एनिमल्स हैं, दोनों अपनी उस कम्युनिटी के अंदर फुली डेवलप्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी की सूरत में मौजूद होंगे, उरूज पाई हुई कम्युनिटी की सूरत में मौजूद होंगे। उरूज पाई हुई कम्युनिटी से क्या मुराद है कि किसी भी जगह पर जब कोई कम्युनिटी वजूद में आती है तो वहाँ पर लोअर किस्म के ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, फिर उनको जो है वो रिप्लेस कर देते हैं उनसे ज़्यादा बेहतर और हायर प्लांट्स और एनिमल्स, फिर उनको उनसे ज़्यादा हायर और प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो रिप्लेस कर देते हैं। फिर आखिर एक ऐसी सिचुएशन आती है जबकि हाईएस्ट लेवल के प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उस जगह पर आ जाते हैं, इनसे बेहतर प्लांट्स और एनिमल्स होते ही नहीं हैं, तो वो कम्युनिटी फिर रिप्लेस भी नहीं होती, वो फिर यकसा रहती है, उसके अंदर लाइफ जो है फिर यूनिफॉर्म होती है। तो ऐसी कम्युनिटी जो उरूज पर पहुंची हुई हो, उस कम्युनिटी को हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। इस पूरी सिचुएशन में यहाँ पर जो कम्युनिटी आपको नज़र आ रही है ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो इसको जब एक
कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी रिप्लेस करती है, नई कम्युनिटी वजूद में आती है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम जो है वो सक्सेशन कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट तीसरे चौथे लेक्चर के अंदर जो है वो सक्सेशन को भी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो और वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी जिस बायोम के अंदर होती है, तो उस बायोम की पहचान क्या है, एंड इज़ करेक्टराइज्ड बाय यूनिफॉर्म लाइफ। उस बायोम की पहचान यह है कि वहाँ पर लाइफ जो है वो यूनिफॉर्म होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन हैं, ठीक है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और यहाँ पर सारे के सारे प्लांट जो हैं वो कम मिकदार में पाए जाते हैं और वो डेजर्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। तो लाइफ जो है वो यहाँ पर यूनिफॉर्म है। और दूसरा फार्म ऑफ वेजिटेशन, तो उस बायोम पर वेजिटेशन यानी प्लांटेशन कैसी है, ठीक है ना, इससे भी उस बायोम की पहचान होती है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर प्लांटेशन क्या है, कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और ये डेजर्ट्स जो हैं, ठीक है ना, यहाँ पर प्लांटेशन बहुत कम होती है, सहरा होता है ज़्यादातर। तो बायोम्स की आगे उसने मिसालें दी हैं, सच एज ग्रास लैंड, वहाँ पर वेजिटेशन, ग्रास लैंड में वेजिटेशन जो है वो वहाँ पर सिर्फ ग्रास ही ग्रास होगी। डेजर्ट में जो है वो सारा प्लांटेशन जो है वो वेजिटेशन कम होगी और वो ज़्यादातर जो है वो सहरा होगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्लानिटरी इकोसिस्टम, ठीक हो गया। थोड़ा सा पीछे से ओवरव्यू भी इसका थोड़ा सा ले लेते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर हमने देखा, इंडिविजुअल्स मिलकर आपस में इकट्ठा रहना शुरू हुए तो पॉपुलेशन बनी, यहाँ पर पॉपुलेशन बनी। और दो से ज़्यादा पॉपुलेशन जब आपस में मिलकर इकट्ठे रहना शुरू हुई तो कम्युनिटी बनी। और जब कम्युनिटी के जो जानदार हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उन्होंने अपने बेजानदार यानी एबायोटिक फैक्टर्स के साथ जब आपस में रिएक्ट करना शुरू किया, इंटरेक्ट करना शुरू किया, तो इकोसिस्टम वजूद में आया। तो इकोसिस्टम जब वसी इलाके पर फैल जाता है तो उसको फिर हम बायोम कहना शुरू कर देते हैं। और बायोम के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जो हैं वो अपनी फुली डेवलप्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी की सूरत में मौजूद होते हैं। और बायोम्स की पहचान वहाँ पर मौजूद यूनिफॉर्म लाइफ से होती है, और वहाँ फार्म ऑफ वेजिटेशन यानी कि प्लांट्स किस तरह के पाए जाते हैं उनसे उसकी पहचान होती है। जैसा कि अगर किसी जगह पर सिर्फ ग्रास ही पाया जाएगा सारे का सारा, तो वो ग्रास लैंड बायोम कहलाएगा। अगर कहीं पर डेजर्ट ही डेजर्ट है तो वो डेजर्ट बायोम कहलाएगा। अब क्या होगा कि पूरे ज़मीन के मुख्तलिफ़ किस्म के जो बायोम्स हैं वो आपस में इकट्ठे मिलकर, पूरे प्लेनेट के जो बायोम्स हैं वो आपस में मिलकर वो प्लानिटरी इकोसिस्टम बनाएंगे, पूरे सारे ज़मीन का माहौलियाती निज़ाम बनाएंगे। ये पूरी ज़मीन का जो प्लानिटरी इकोसिस्टम है वो वजूद में आएगा इन सब बायोम्स के आपस में मिलने से। तो इसलिए वो कहता है कंबाइंड द बायोम ऑफ द अर्थ टुगेदर। अगर ज़मीन के सारे बायोम्स को हम कंबाइन कर लें इकट्ठे, तो वो क्या करते हैं, फार्म द प्लानिटरी इकोसिस्टम। वो पूरे प्लानट का फिर इकोसिस्टम वजूद में आता है। और उस पूरे प्लानट के इकोसिस्टम को हम मजमूई तौर पर फिर बायोस्फीयर भी कहते हैं, प्लानिटरी इकोसिस्टम भी कहते हैं और उसको बायोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह निगहबान।